बाकी द ग्रैपलर पार्ट 15 कारो हानायमा वर्सेस टॉमी कार्वाइन। जापान के दो याकुजाओं के बीच का झगड़ा। हम देखते हैं बाकी हानमा की मॉम एमी आकाजावा के लिए काम करने वाले मिस्टर कुरियागावा को, जिन्हें बाकी हानमा के लिए एक नए ताकतवर अपोनेंट ढूंढने का काम मिला होता है। इसलिए मिस्टर कुरियागावा पहुंच जाते हैं जापान के एक याकुजा के पास, जो कि ये याकुजा बताता है कि जापान के शिंजुकु एरिया में एक ऐसा जवान लड़का रहता है जो काफी ज्यादा ताकतवर है और वो हमेशा अपने हाथों से और शारीरिक ताकत के दम पर फाइट करता है। जिस कारो हानायमा नाम के बंदे के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पैदा ही ताकतवर हुआ था, उसे तो ट्रेनिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मिस्टर कुरियागावा हानायमा इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं याकुजा कारो हानायमा से बात करने के लिए। यहाँ पर मिस्टर कुरियागावा अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो आखिर हैं कौन, जिसके जवाब में ये खतरनाक सा दिखने वाला आदमी, जिसके चेहरे पर कटे हुए निशान होते हैं, वो कहता है मेरा नाम है कारो हानायमा, बताइए आपको क्या काम है मुझसे। जिस पर कुरियागावा कहते हैं मैंने सुना आज जापान के सबसे ताकतवर याकुजा फाइटर हैं। हानायमा इस बात का यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं देता, वो सिर्फ मिस्टर कुरियागावा को घूर घूर कर देख रहा होता है, वो भी बिल्कुल शांत तरीके से। जिस पर कुरियागावा अपने मन में कहते हैं वो तो एक भी शब्द नहीं बोल रहा, इसके बावजूद हमारे बीच एक टेंशन सी क्रिएट हो रही है, जबकि यहाँ पर ये लड़का काफी ज्यादा शांत है। सो मिस्टर हानायमा, मैं आपसे फ्रैंकली बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझसे छोटे 15 साल के एक जवान लड़के हैं, लेकिन खुद को सबसे ताकतवर कहना, वो भी इस एज में, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या वो मेरी इस बात को सुनकर गुस्सा तो नहीं हो गया? अगर वो गुस्सा भी है तो ये लड़का मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या वो मुझे ऐसे ही देखता रहेगा? सच में ये मीटिंग तो काफी अनकंफर्टेबल होती जा रही है। यहाँ पर मिस्टर कुरियागावा बात करते हुए ये सभी बातें मन में सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी हानायमा अपनी चेयर से उठने लगता है, जिसकी वजह से मिस्टर कुरियागावा के डर के मारे पसीने से छूटने लगते हैं। लेकिन हानायमा यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करता, वो सिर्फ यहाँ से उठकर जाने लगता है। मिस्टर कुरियागावा हानायमा के असिस्टेंट से पूछते हैं कि हानायमा इस तरह से यहाँ से उठकर क्यों चला गया, क्या उनको मेरी बात बुरी लग गई? जिस पर असिस्टेंट किजाकी कहता है मिस्टर कुरियागावा, आपने कहा क्या वो सच में सबसे ताकतवर याकुजा है या फिर नहीं? हाँ, वो इस बात का जवाब मुंह से नहीं देंगे, बल्कि आपको वो सच में दिखाएंगे कि उन्हें सबसे ताकतवर याकुजा क्यों कहा जाता है। चलिए मिस्टर कुरियागावा, हमें हानायमा सर के साथ एक झगड़ा सॉल्व करने के लिए जाना होगा। हानायमा को एक सेकंड रैंक के याकुजा ने चैलेंज किया होता है, इसीलिए ये लोग उसी याकुजा से बात करने या फिर फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं, जिससे कि ये झगड़ा सॉल्व हो सके। खैर इसके बाद मिस्टर कुरियागावा कुछ कार्स के साथ शहर के बाहर एक वेयरहाउस में पहुंचते हैं, जहां पर हानायमा और दूसरे याकुजा के बीच का मैटर सॉल्व होने वाला है। जहां पर हानायमा का असिस्टेंट किजाकी बताता है मिस्टर कुरियागावा, हानायमा कुछ देर में आते होंगे, तब तक हम अंदर इस वेयरहाउस में चलते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि हम इस पुराने वेयरहाउस में क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम याकुजा के बीच का मैटर सॉल्व करने के लिए आए हैं और ये जगह शहर से कुछ दूर है, इसीलिए यहाँ पर हमें पुलिस भी परेशान नहीं करेगी। वैसे आपको पता है पहले के टाइम में याकुजा एक दूसरे से गैंग्स बनाकर फाइट किया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। अब मैटर सिर्फ एक दूसरे गैंग के रिप्रेजेंटेटिव बंदे के फाइट करने से सॉल्व हो जाता है। आप इसे एक तरह की डुएल फाइट भी कह सकते हैं, जिसमें जो जीता वही सिकंदर। जापान की हर याकुजा फैमिली के पास अपना एक या दो फैमिली फाइटर जरूर होते हैं, जो अपने फैमिली के लिए फाइट करते हैं। वैसे आपको लगता होगा कि इस तरह से फाइट करना काफी ज्यादा अजीब है, मगर इस तरह से डुएल फाइट करके मैटर सॉल्व करने से लोगों की मौतें कम होती हैं और इन मैटर्स में पुलिस भी बीच में नहीं आती। वेयरहाउस के अंदर हम देखते हैं दूसरे याकुजा याजिमा को, जो यहाँ पर कहता है ओ तो तुम लोग आ ही गए, लेकिन हानायमा कहाँ है? क्या वो बच्चा डर गया? याकुजा याजिमा के पास हम टॉमी कार्वाइन नाम के अमेरिकन चैंपियन फाइटर को देखते हैं, जो कि याकुजा याजिमा के लिए यहाँ पर आज फाइट करने वाला है।
आल्सो टॉमी कार्वाइन वही होता है जिससे फाइट करने के लिए बाकी हान्मा भी इसे ढूंढ रहा होता है। खैर यहाँ पर टॉमी कार्वाइन याकुजा याजिमा की फैमिली का मेंबर नहीं होता, फिर भी वो आज इस मैटर में हानेमा से फाइट करेगा। इसीलिए हानेमा का असिस्टेंट कहता है आखिर ये बंदा कौन है, ये तो तुम्हारी फैमिली से भी नहीं लग रहा। जिस पर याजिमा फुल एटीट्यूड में कहता है हाँ ये फाइटर है टॉमी कार्वाइन, जिसके बारे में तुमने कभी ना कभी जरूर ही सुना होगा। हमने इसे $1 मिलियन देकर अपनी फैमिली का मेंबर बनाया है, इसीलिए वो हानेमा से हमारी तरफ से फाइट कर सकता है। यहाँ पर याजिमा ये बात कह ही रहा होता है, उसी वक्त हानेमा यहाँ पर चौड़ में पहुंच जाता है, जो कि बिना सोचे समझे टॉमी कार्वाइन जैसे अमेरिकन चैंपियन से फाइट करने के लिए रेडी होने लगता है। जहाँ पर हानेमा को बॉर्न करते हुए उसका असिस्टेंट किजाकी बताता भी है कि टॉमी कार्वाइन एक प्रो फाइटर है, जिससे फाइट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हानेमा इस बात को अनसुना करते हुए अपना कोट उतार कर फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं टॉमी कार्वाइन भी अपने बॉक्सिंग वार्म अप करता हुआ फाइट के लिए आगे आने लगता है। वहीं पीछे से चिल्लाते हुए किजाकी बोलता है याजिमा बाहर के लोगों को फाइट में लाना ठीक नहीं है, ये हमारे बीच की लड़ाई है, तुम उसे बीच में क्यों ला रहे हो। जिस पर याजिमा फुल एटीट्यूड में फिर से कहता है हाँ टॉमी कार्वाइन आज हमारी फैमिली का मेंबर बना हुआ है, वो आज हमारे तरफ से फाइट कर सकता है, भले ही वो 2-3 दिन के लिए हमारी फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो। सो इसीलिए अपनी आवाज नीचे रखो और पीछे शांति से खड़े रहो। खैर ऐसा कहने के बाद याजिमा अपने ताश के पत्ते फड़फड़ाते हुए हानेमा के आगे आकर कहता है ओ बच्चे हानेमा, क्या तुम अपना भविष्य देखना चाहते हो कि आज तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या होगा। सो इन पत्तों में से एक पत्ता बाहर निकालो और मैं तुम्हारा फ्यूचर बताता हूँ। याजिमा अपने ताश के पत्ते हानेमा के सामने लेकर खड़ा होता है और हानेमा भी शांति से अपना हाथ ताश की ओर बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी होता यह है, मुस्कुराते हुए हानेमा अपनी 2 उंगलियों से सभी ताश के पत्ते को ग्रैब कर लेता है, जिसे देखकर डरते हुए याजिमा कहता है ओए बच्चे ये क्या कर रहा है, मैंने कहा सिर्फ एक ताश का पत्ता निकालना है। जिस बात को सुनते ही हानेमा सारे ताश के पत्ते याजिमा के मुंह में घुसा देता है, जिसके बाद याजिमा को पड़ती है एक किक और वो लुढ़कते हुए दूर जाकर गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि हानेमा ने अभी भी उन ताश की पूरी गड्डी को अपने हाथों में पकड़ रखा होता है और उसी वक्त हानेमा अपनी उंगलियों की ग्रिप को यूज करते हुए अपने हाथों को दूर खींच लेता है। जिसके बाद हानेमा उस ताश की गड्डी को मिस्टर कुरियागावा के पास फेंक देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ अपनी उंगलियों की ग्रिप से वो सभी ताश के पत्ते एक साथ फट गए होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हानेमा के हाथों की ग्रिप स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानेमा ने अपनी स्लीव्स ऊपर करने के बाद अपने सीधे हाथ के पंच को अपनी ग्रिप की ताकत के साथ रेडी कर लिया होता है और वहीं हम देखते हैं कि टॉमी कार्वाइन ने भी अपने बॉक्सिंग पंचेस के साथ हानेमा पर हमला कर दिया होता है। यहाँ पर हानेमा ने सबसे पहले अपने लोडेड पंचेस के साथ टॉमी कार्वाइन पर हमला किया होता है, लेकिन एक बॉक्सर के पंचेस काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। इसी वजह से हानेमा के पंच पहुंचने से पहले ही टॉमी कार्वाइन के काफी सारे पंचेस धड़ाधड़ हानेमा के फेस पर पड़ चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रिप स्ट्रेंथ के साथ हानेमा का पंच अभी भी टॉमी कार्वाइन की ओर सीधा आगे बढ़ रहा होता है, जो कि सीधा टॉमी कार्वाइन की माथे पर जबरदस्त पड़ जाता है, जिससे कि होता यह है कि टॉमी कार्वाइन का माथा हल्का सा पिचक जाता है और उसके कान से खून भी निकलने लगता है। हानेमा की इस पंच को देखते हुए मिस्टर कुरियागावा कहते हैं अपने हाथ की तबाही को ग्रिप स्ट्रेंथ से बढ़ाया जाता है, तब एक जबरदस्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी पंच तैयार होता है। उसके हाथों की ग्रिप की ताकत इतनी ज्यादा है कि इसकी वजह से उसके स्लो पंचेस भी एक खतरनाक तबाही मचा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हानेमा किसी पत्थर के हाथ से सामने वाले पर अटैक कर रहा हो। फाइट में हम देखते हैं हानेमा अपने एक पंच के बाद फिर से एक लोडेड पंच से टॉमी कार्वाइन की ठुड्डी पर जबरदस्त हिट करता है, जिससे टॉमी कार्वाइन के सभी दांत तो टूटते ही हैं, साथ में ही वो ऊपर उड़ता हुआ छत से भी जा टकराता है, जिसकी वजह से छत में लगा हुआ आग बुझाने वाला स्प्रिंकलर भी टूट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ चारों ओर पानी गिरने लगता है। यहाँ पर टॉमी कार्वाइन नीचे पड़ा होता है और सारे लोग पानी के मारे इधर उधर तितर बितर हो रहे होते हैं, लेकिन हानेमा का फोकस और अपना पागलपन अभी भी इस फाइट पर होता है, इसीलिए वो
वो हाथ आगे बढ़ाते हुए टॉमी कार्वाइन को ऊपर उठाने लगता है, जिसका मतलब ये है कि हानायामा टॉमी कार्वाइन की हालत यहाँ और भी ज्यादा खराब करने वाला है। यहाँ पर मिस्टर कुरियागावा हानायामा को देखते हुए कहते हैं वो तो नॉकआउट हो चुका है, फिर भी हानायामा उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, शायद उसे उसको छोड़ देना चाहिए। जिस पर किजाकी बताता है यहाँ पर याकुजाओं के बीच फाइटिंग मैच के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि इसे सामने वाला याकुजा ही हार मानकर रोक सकता है, लेकिन सामने वाला याकुजा याजिमा तो अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इस मैच को नहीं रोक सकते। हम देखते हैं कि कारो हानायामा ने टॉमी कार्वाइन के कानों को ग्रैब कर रखा होता है जिससे कि वो उसके कानों को काट सके। जिसके बाद हम सुनते हैं यहाँ पर एक बहुत जोर से चीखने की आवाजें, लेकिन यहाँ पर हानायामा ने टॉमी कार्वाइन के साथ कुछ भी नहीं किया होता, मगर टॉमी कार्वाइन बेहोशी से जागकर यहाँ पर तेजी से चिल्ला रहा होता है और साथ में ही वो अपने याकुजा याजिमा को चिल्ला के जगा रहा होता है जिससे कि ये मैच यहीं पर रुक सके। लेकिन होता ये है हानायामा जो कि अभी भी पूरी तरह से लड़ाई में पागल था, वो अपने हाथ से टॉमी कार्वाइन की खोपड़ी को पकड़ता है और उसे अपनी ओर घुमा देता है। यहाँ पर हानायामा टॉमी कार्वाइन के साथ कुछ तो खतरनाक करने की सोच रहा होता है और वहीं सामने वाले याकुजा के बंदे चिल्ला चिल्ला के याकुजा याजिमा को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिससे कि वो तुरंत ही इस मैच को रोक सके। लेकिन उसी बीच होता ये है हानायामा टॉमी कार्वाइन के बाइसेप को अपने दोनों हाथों से ग्रैब कर लेता है, जिसके बाद होता ये है वो झटके से अपने दोनों हाथों को उल्टी साइड पर खींच लेता है सटाक से, जिससे होता ये है टॉमी कार्वाइन का हाथ पिचक कर लटक जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टॉमी कार्वाइन काफी जोरों से चिल्लाने लगता है। साथ में यहाँ पर हानायामा की ये ब्रूटैलिटी देखकर और ये नजारा देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक से हो गए होते हैं, मगर कारो हानायामा यहीं पर नहीं रुकता, वो टॉमी कार्वाइन के दूसरे हाथ को भी इसी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि ये सीन देखने में काफी ज्यादा ब्रूटल होता है। और हानायामा के ऐसा करने से तो टॉमी कार्वाइन का बॉक्सिंग करियर भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। खैर इसके बाद हानायामा करता ये है वो अपने हाथों की उंगलियों से टॉमी कार्वाइन के कानों को भी पकड़ लेता है। यहाँ पर हानायामा काफी ज्यादा ब्रूटल हो गया होता है, इसीलिए सभी लोग हानायामा को रुकने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन हानायामा यहीं पर नहीं रुकता और वो टॉमी कार्वाइन के कानों को चीरने लगता है, जो कि देखने में काफी दर्दनाक होता है। खैर यहाँ पर हानायामा टॉमी कार्वाइन के कानों को पूरी तरह से चीर कर फाड़ देता। इससे पहले फाइनली जो सामने वाला याकुजा होता है वो होश में आने के बाद तुरंत ही कहता है हानायामा मैं हार मानता हूँ, उसे जाने दो। खैर याकुजा याजिमा की इस बात को सुनते ही कारो हानायामा इस फाइट को छोड़कर जाने लगता है, जिसमें मिस्टर कुरियागावा भी कहते हैं तो ये है वो लड़का कारो हानायामा, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला। खैर इसके बाद हम देखते हैं बाकी हानमा को, जो कि टॉमी कार्वाइन को ढूंढते ढूंढते एक बॉक्सिंग जिम में पहुंच जाता है, क्योंकि बाकी हानमा को टॉमी कार्वाइन से फाइट करनी होती है। यहाँ पर बॉक्सर हिराओ बाकी से कहता है बाकी मैं जानता हूँ तुम्हें एक अच्छे बॉक्सर से फाइट करना है, लेकिन टॉमी कार्वाइन से फाइट करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हिराओ की इस बात को बाकी पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो टॉमी कार्वाइन से अच्छे से फाइट कर सकता है। खैर यहाँ पर बॉक्सर हिराओ की मुलाकात उसके कोच से होती है, जहाँ पर ये कोच हिराओ को बॉक्सिंग ज्वाइन करने के लिए बुलाने लगता है, लेकिन हिराओ सबसे पहले अपने कोच से बाकी हानमा को मिलवाता है और वो यहाँ पर झूठ झूठ कहता है कि बाकी हानमा मेरे से बॉक्सिंग सीखने के लिए आया है और साथ में ही इस लड़के को टॉमी कार्वाइन से भी मिलना है। जिस बात को सुनते ही कोच कहता है क्या कहा तुम्हें टॉमी कार्वाइन से मिलना है? नहीं, तुम लोग उसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकते, क्योंकि उसे यूरी नाम के फाइटर ने बुरी तरह से हरा दिया, इवन वो तो एक राउंड भी नहीं टिक पाया। चलो मैं तुम्हें आज टॉमी कार्वाइन की जगह बॉक्सर यूरी से मिलवाना चाहता हूँ, जो कि जापान का ही एक खतरनाक बॉक्सर है। खैर यहाँ पर टॉमी कार्वाइन के बारे में कोच से ये बातें सुनकर हम समझ जाते हैं कि जो टॉमी कार्वाइन के बारे में बात बताई जा रही है वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि टॉमी कार्वाइन को यूरी ने नहीं हराया, बल्कि टॉमी कार्वाइन की हालत तो खराब की है कारो हानायामा ने, जिसके बारे में ये बात अभी बिल्कुल भी वायरल नहीं हुई है। खैर इसके बाद हम देखते हैं बॉक्सर यूरी को, और यहीं पर बाकी द ग्रैपलर का पार्ट 15 एंड हो जाता है। बाकी द ग्रैपलर कंटिन्यू इन पार्ट 16।